रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू पहले तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर रुकवाने का क्रेडिट लिया। उसके बाद शुरू कर दिया इंडियन इकोनॉमी को और इंडियन टैरिफ स्ट्रक्चर पे अटैक करना। और इसी के साथ ये सवाल उठने लगे डोमेस्टिकली कि क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक वीक लीडर है, और अगर नहीं है तो पीएम मोदी ट्रंप को जवाब देते क्यों नहीं है। और ये जो सारी सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, क्या वो इंडिया के लिए एक फॉरेन पॉलिसी फेलियर है। और फाइनली कि क्या इंडिया को यूएस के साथ ट्रेड डील साइन कर लेनी चाहिए। और अगर अब इन चीजों पे इंडियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं देते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि ये चीजें पब्लिकली डिस्कस होती ही नहीं है। ट्रेड डील्स हमेशा क्लोज डोर के बिहाइंड ही डिस्कस होती हैं। और इस तरीके से दुनिया के कोई भी और देश का कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट ऐसे नहीं देता है। और कई बार कंपैरिजन चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ हो रहा है, तो उसी को उठाकर देख लो। क्या उसने कभी भी किसी देश के खिलाफ या उसके किसी लीडर के खिलाफ कोई पब्लिक स्टेटमेंट दी है? नहीं। बल्कि 2019 में सेम डोनाल्ड ट्रंप चाइना के खिलाफ लगातार स्टेटमेंट्स दे रहा था, बल्कि वो तो कोविड को चाइना वायरस ही कह रहा था। और उसके साथ साथ वो ये भी कह रहा था कि क्लाइमेट चेंज तो एक चाइना का प्रोपेगेंडा है, कोई रियल नहीं है, ये बस चाइनीज प्रोपेगेंडा है और इसको हमें नहीं मानना चाहिए। तो क्या शी जिनपिंग ने उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दी थी या किसी स्पीच में उसे मेंशन करा था? नहीं। और इसलिए नहीं कि वो डरा हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि ऐसे डिप्लोमेसी होती ही नहीं है। और ये कहना कि इंडिया यूएस से डर गया या मोदी ट्रंप से डर गया सिर्फ इस वजह से कि हम पब्लिक स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं, ये भी गलत होगा। क्योंकि 2019 में पुलवामा अटैक के बाद जब इंडिया ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक की थी, तब इमरान खान जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, वो लगातार मोदी मेंशन करके इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहा था। बल्कि अभी डोनाल्ड ट्रंप तक ने भी कहीं पे मोदी मेंशन नहीं करा है। हमेशा इंडियन इकोनॉमी को क्रिटिसाइज कर रहा है और वैसे ही स्टेटमेंट्स देता है, लेकिन कहीं भी मोदी मेंशन नहीं करा है। लेकिन इमरान खान सीधा मोदी मेंशन करता था और वैसे ही मेंशन करके इंडिया पर अटैक करता था। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो उसको भी जवाब नहीं दिया था, बल्कि वो तो ऐसे देश का प्राइम मिनिस्टर जिसे हम हराते ही रहते हैं। और ना तो वो खुद में कोई ग्लोबल लीडर था, और ना ही जिस देश का वो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी तरीके से कोई ग्लोबल लीडर कहला सकता है। तो हमने तो इमरान खान को भी जवाब नहीं दिया था। और वो इसीलिए नहीं दिया था क्योंकि ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है किसी भी देश को या उसके लीडर को डायरेक्टली मेंशन करना। हमेशा काम चुपचाप ही होता है। तो ये दिखाता है कि ट्रंप जो कर रहा है वो एक्सेप्शन है, उस पे इंडिया की जो साइलेंस है वो नहीं। और ट्रंप का तो रिकॉर्ड ही ऐसा है। उसने भी कुछ टाइम पहले कनाडा का भी कहा कि तुम हमारे ही देश का पार्ट बन जाओ, और ग्रीनलैंड को भी कहा था कि हम तुम्हें खरीद ही लेंगे। तो फॉरेन पॉलिसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सोवेरेनिटी, कि तुम सोवेरेन देश हो। वो तो सीधा सोवेरेनिटी पे अटैक कर रहा था, कनाडा और डेनमार्क की, इसका ग्रीनलैंड पार्ट है। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसी स्टेटमेंट्स इसलिए देता है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, वो यूएस का प्रेसिडेंट है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये तरीका सही है या फिर किसी भी और इंसान को ये तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ एक बहुत ही गलत कंपैरिजन शुरू हो चुका है ब्राजील के साथ। कई लोग मेंशन कर रहे हैं कि ब्राजील की इकोनॉमी तो हमसे भी छोटी है, तो वो अगर पब्लिकली डोनाल्ड ट्रंप और यूएस के खिलाफ स्टेटमेंट दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अब इस इशू पे जो कोई भी मेंशन नहीं कर रहा है वो ये बात है कि ब्राजील और यूएस के बीच में जो टेंशन्स चल रही हैं वो डिप्लोमेटिक नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप और ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला के बीच में पर्सनल पॉलिटिकल रिवेंज चल रहा है। और ट्रंप ने तो ये खुद कहा है कि वो ये जो सैंक्शंस और जो टैरिफ्स लगा रहा है वो इसलिए लगा रहा है क्योंकि वहां के कोर्ट में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट बोल्सोनारो के खिलाफ केस चल रहा है, वो चाहता है कि ब्राजील उसको ड्रॉप कर दे और उसको रिहा कर दे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुलकर पूरी बेशर्मी के साथ ब्राजीलियन इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहा है। और इसीलिए वहां का प्रेसिडेंट खुल के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहा है। क्योंकि पहली बात तो ये जो टेंशन है वो जानते हैं ये इकोनॉमिक है ही नहीं, ये सब तो पॉलिटिक्स चल रही है। और दूसरी बात, वो एक ट्रेड डील के लिए अपनी कुर्सी तो नहीं छोड़ देगा। और यहीं पे मैं ये भी मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर कल को इंडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रंप के उकसाने पे कोई स्टेटमेंट दे दे, तो हर कोई यही बोलेगा कि मोदी ने अपनी पर्सनल इमेज बचाने के चक्कर में देश का नुकसान करवा दिया। तो हमें तो ये देखना चाहिए, अगर हमारा लीडर अपनी डोमेस्टिकली इमेज खराब करवाने को तैयार है लेकिन हमारे रिलेशंस खराब करवाने को नहीं है, तो ऐसे नेता की तो तारीफ होनी चाहिए। और अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि ट्रंप ये जो सारी स्टेटमेंट्स दे रहा है और यूएस जो हमारे खिलाफ एक्शंस ले रहा है, क्या वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए एक फेलियर है? अब अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी इस बात पे जज होने लगी कि यूएस हमारे बारे में क्या सोचता है, तो फिर तो हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा ही खराब थी। क्योंकि यूएस ने तो हमको हमेशा से ही क्रिटिसाइज किया है।
फिर चाहे वो 1965 में हम पे प्रेशर बनाना हो करेंसी डिवैल्यू करने के लिए, या फिर 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रही थी, बीच वॉर में बे ऑफ बंगाल में अपनी नेवी डिप्लॉय करना हो, 7th फ्लीट, या फिर 1974 और 1998 दोनों न्यूक्लियर टेस्ट के बाद हम पे सैंक्शंस लगाना हो। यूएस ने तो हमेशा ही सब कुछ किया है। और अगर कोई सोचे कि ये तो बीती बातें हो गई, तो थोड़ा रिसेंट का भी बता देते हैं। ईरान इंडिया के लिए हमेशा से एक रिलायबल पार्टनर रहा है, और 2018 में इंडिया के ऑयल इंपोर्ट में ईरान का 9% शेयर था, जो कि यूएस सैंक्शंस लगने के बाद आज की डेट पे लगभग ना के बराबर है। अब प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया ईरान के बीच में जो रिलेशंस थे वो वन डायमेंशनल थे, वो ऑयल ट्रेड में बहुत डिपेंड करते थे। और क्योंकि आज की डेट पे वो सारा का सारा ट्रेड लगभग खत्म हो चुका है, तो ऑब्वियसली वहां पे वैल्यू किसने ज्यादा बढ़ा ली अपनी? चाइना ने। क्योंकि 2018 में ईरान का 25% ऑयल चाइना को जाता था, जो कि अब लेटेस्ट नंबर्स के हिसाब से 2023 में 90% पहुंच चुका है। और उसी के साथ ईरान में इंडिया की वैल्यू थोड़ी कम हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा डिप्लोमेटिकली हो चाहे इकोनॉमिकली हो, हमें दोनों ही तरीके से नुकसान हुआ है। उसके अलावा 2018-19 के बीच में जब इंडिया और रशिया S-400 के लिए डील साइन करने वाले थे, उस टाइम पे भी यूएस ने हम पर बहुत सारा प्रेशर बनाया था। और बल्कि 2021 में जब उनकी डिलीवरी चालू होने वाली थी, उस टाइम पे भी हम पे कादसा के अंडर सैंक्शंस लगाने के लिए थ्रेटन करा था। और इंडिया ईरान की तरह इंडियन रशिया के जो रिलेशंस थे वो भी उस टाइम तक वन डायमेंशनल थे। अब रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद हम रशिया से जितना ऑयल खरीदते हैं वो पहले नहीं खरीदते थे, और इसीलिए पहले हमारे और रशिया के बीच में जो रिलेशंस थे उसमें अकेली कोई टेंजिबल चीज जो थी वो थे वेपन्स ट्रेड। अगर हम वो भी यूएस के प्रेशर के अंदर छोड़ देते तो इंडिया रशिया के बीच में भी रिलेशंस खराब हो जाते। इसलिए हमें ये समझ में आता है कि इंडिया यूएस के बीच में जियोपॉलिटिकली बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, और ऐसा क्रिटिसिज्म उठना या फिर पीरियोडिकली थोड़ी टेंशन्स होना आम बात है। इससे इंडिया यूएस के रिलेशंस बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होने वाले, लेकिन हाँ, थोड़ी टेंशन्स जरूर रहेंगी। अब फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इंडिया यूएस के साथ ट्रेड डील साइन क्यों नहीं कर लेता है, जबकि अभी रिसेंटली में तो बहुत सारे देशों ने यूएस के साथ ट्रेड डील साइन करी है। अब सच्चाई ये है, ज्यादातर देशों ने जो ट्रेड डील साइन करी है यूएस के साथ अभी रिसेंट में, वो ज्यादातर वन साइडेड है यूएस के फेवर में। इसलिए तो नई डील साइन हुई है, वरना ऑलरेडी कुछ ना कुछ डील्स तो थी। ये नई डील साइन क्यों हो रही है? ताकि यूएस के फेवर में ज्यादा हो। अब इंडिया इसमें एक बहुत अच्छी चीज दिखा रहा है कि वो जल्दबाजी में कोई डील साइन नहीं कर रहा है, और ज्यादातर जो ट्रेड डील्स होती हैं उनमें बल्कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बल्कि अभी जो रिसेंटली इंडिया यूके के बीच में ट्रेड डील साइन हुई है उसमें 3 साल लगे हैं। तो ट्रेड डील में नेगोशिएशंस होती हैं जो कि बहुत लंबी चलती हैं, और उसके बाद हम साइन करते हैं। अब अगर हम भी कोई जल्दबाजी में ट्रेड डील साइन कर लेंगे तो उससे अल्टीमेटली लॉन्ग रन में हमें ये घाटा होगा। जो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो है एग्रीकल्चर, क्योंकि दोनों ही देश चाहते हैं कि वो एग्रीकल्चर को ना खोले एक दूसरे के लिए। और इसमें ये बात मेंशन करनी भी जरूरी है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि इंडिया में सबसिस्टेंस फार्मिंग है। अगर हमने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन कर दिया तो हमारे फार्मर्स उसको झेल पाएंगे नहीं, क्योंकि यूएस के जो फार्मर्स है उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा है, इंडिया के फार्मर्स को नहीं है। इंडिया में तो एवरेज लैंड होल्डिंग 1.08 हेक्टेयर है, और वही यूएस में 187 हेक्टेयर है। तो इंडिया के जो फार्मर्स है वो बहुत ही छोटे स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, जिससे वो यूएस के फार्मर्स के साथ compete नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे लिए अच्छा रहेगा लॉन्ग रन में कि हम चाहे भले ही अभी थोड़े टैरिफ सहन कर लें, लेकिन एक ऐसी ट्रेड डील साइन करें जो अल्टीमेटली हमें लॉन्ग रन में बेनिफिट दे, ना कि ऐसे सेक्टर्स में काम बिगाड़ दे जहाँ पे लोग फिर सर्वाइव ना कर पाए। उसके साथ साथ इंडिया ने शो करा ही अभी इंडिया यूके ट्रेड डील में कि अगर हम डिस्कशन करें तो इंडिया धीरे धीरे करके अपनी इकोनॉमी खोल सकता है, पर हम उन सेक्टर्स में नहीं करेंगे जहां पे इंडिया को भारी नुकसान हो। और मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि इंडिया यूएस के बीच में ये जो अभी टेंशन चल रही है, ये जो ट्रम्प के सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू चल रहा है, ये कुछ टाइम तक ही चलेगा। ये टेंशन अभी कुछ टाइम तक रहेंगी जब तक कोई ट्रेड डील साइन ना हो। लेकिन इसमें जरूरी ये है कि इंडियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर जो डिप्लोमेटिक डेकोरम है वो मेंटेन रखें, क्योंकि ऐसी पब्लिक स्टेटमेंट्स देके कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट में कुछ ना कुछ टेंजिबल ऑफर करना पड़ता है कोई ट्रेड डील साइन करने के लिए। तो डिप्लोमेटिक डेकोरम नॉन नेगोशिएबल है, उसको मेंटेन रखना ही चाहिए। बल्कि अच्छी बात है जो कर रहे हैं, हमें
जोश में आकर या फिर गुस्से में आकर उसके उकसाने पर कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जिससे लॉन्ग रन में हमारे रिलेशंस खराब हो। सो आई होप कि इंडिया यूएस के बीच में जो सिचुएशंस चल रही हैं और उसके ऊपर जो नैरेटिव्स चल रहे हैं मैं उन सबको आपको समझा पाया हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।